हेलो प्यारे बच्चों, अगेन हम आपके नेक्स्ट लेक्चर पर हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है लेटेंट हीट के बारे में और उससे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर के बारे में। लॉ ऑफ मिक्सचर के क्या मैंने दोनों केस पढ़े? बिल्कुल दोनों केस पढ़े। पहला केस क्या था? जिसपे टेम्परेचर में चेंज हो रहा था ओनली। दूसरा केस, सर आपने तो पूरी दशा ही बदल दी, बोले तो पूरी स्टेट चेंज कर दिया आपने, पूरी फेज चेंज कर दी। क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए? तो फाइनल मेरा मोटो क्या था? मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना। दोनों केसेस में मेरा मोटो क्या था? फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के टेम्परेचर को फाइंड आउट करना। क्या उसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बने? बिल्कुल बने। अब हमने वहां पर कुछ क्वेश्चन किए थे, अब उसी के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस लॉ ऑफ मिक्सचर को बनते हैं। उसी पैटर्न पर चलते हुए हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बच्चों उसी पैटर्न पर कुछ आगे के क्वेश्चंस प्लस मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या करने वाला है? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, ओ 2 ग्राम सॉरी 2 ग्राम 2 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस्ड व्हेन पास्ड फ्रॉम 40 ग्राम ऑफ वाटर initially at 25 degrees Celsius. The condensation of steam rises the temperature of water to 54.3 degrees Celsius. Find latent heat of steam. क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस लेक्चर में किया है? बिल्कुल किया है। तो उसी को हम आगे थोड़ा सा वहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालने की, इसमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम प्रोसीजर सेम है। थोड़ा सा सीन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा सीन क्रिएट कर लेते हैं। हम हिंदुस्तानी क्या कहें? हिंदुस्तानी है और बिना सीन क्रिएट करे हमें कोई भी चीज आसानी से पचती नहीं है। तो आओ, चली चली फिर चली 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 इश्क की हवा चली चली, बिल्कुल चली सर। बस अब वैलेंटाइन डे गया। अब आओ बात करते हैं। ये है मेरी स्टीम और मान लो इस स्टीम का वेट है 2 ग्राम का। कितना है? 2 ग्राम का। और ये स्टीम जो है ये 40 ग्राम के वाटर से मैं इस तरीके से, मान लो इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। और किसी भी तरीके से इस वाटर से ये करंट स्टीम पास आउट हो जाती है। क्या होती है? पास आउट। जस्ट पास आउट हो रही है, मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूं। मान लो इसका वेट है, तो मास है 40 ग्राम। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ स्टीम। हवाओं का भी द्रव्यमान होता है, हवाओं में भी वजन होता है। तो मास कितना है? 2 ग्राम स्टीम का, और वाटर का मास कितना है? 40 ग्राम। मुझे होगा क्या? स्टीम है तो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ये तो मेरे बच्चों को इजीली पता है, बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या कि जब बच्चों क्या रहा है वो कि जब ये स्टीम 40 ग्राम ऑफ वाटर से, जब ये स्टीम 40 ग्राम ऑफ वाटर से पास होती है, तो पहले जब पास नहीं हो रही थी तब इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। तब पानी का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना था? 25। जैसे ही स्टीम पास हुई, अब सीन कहां कहां का डिस्कस करना है? सीन डिस्कस करना है इस वाली सिचुएशन का, यानी कि स्टीम जस्ट अभी हमारे कहां है? वाटर के ऊपर पास हो गए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, पहले का भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अब जो यहां आई स्टीम, जब यहां आई स्टीम पानी में मिली, तो क्या होगा? स्टीम ने तो हीट लॉस करी है, स्टीम ने तो हीट लॉस करी है। तो हीट लॉस, मुझे तो इतना सा आता है मिक्सचर लॉ में, हीट लॉस बाय स्टीम। अच्छा, पानी क्या करेगा? इस हीट को गेन करेगा, बिल्कुल करेगा। सो इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। क्या यही दो केस मुझे आते हैं? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। लॉ ऑफ मिक्सचर का बेसिक प्रिंसिपल है क्या? हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। अब इसमें से हीट लॉस कौन करेगा? सर स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है तो स्टीम क्या करेगी? हीट लॉस करेगी। और वाटर का टेम्परेचर कम है तो वाटर क्या करेगा? हीट को गेन करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे जब मैंने हीट प्रोवाइड यहाँ से पास करवाई, तो पहले तो नॉर्मल जब पास नहीं हो रहा था तब वाटर का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हीट बढ़ गई है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो गया मेरे? 54.3 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 54.3 डिग्री सेल्सियस। The condensation of steam rises the temperature of water to 54.3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करनी है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड आउट करनी है। कब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आओ, सो डेल्टा क्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ स्टीम। डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, तो मुझे क्या करना है? वाटर में हीट का गेन,
वाटर में हीट कितनी, ms डेल्टा टी, वाटर में गेन कितना हुआ, ms डेल्टा टी इज इक्वल टू स्टीम। स्टीम में दो केस हुए बच्चों, स्टीम में क्या हुआ, दो केस। क्या है, देखो पहले क्या होगा कि स्टीम काय में कन्वर्ट हुई होगी, भाई यहां आया है, यहां से पास आउट होगी, माना पूरी स्टीम नहीं है, कुछ तो पार्ट हुआ, तो मान लो कि यहां जो है, पर मुझे उससे क्या मतलब, फेज में चेंज हुआ होगा। स्टीम किस में कन्वर्ट हुई होगी, वाटर में कन्वर्ट हुई होगी। स्टीम किस में कन्वर्ट हुई होगी, वाटर में कन्वर्ट हुई होगी। दूसरी बात और क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या उसका कुछ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। कितना, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, अभी कितने पे आ गई, 54 पे। पहले कितने पे थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अब कितने पे रह गई, 54 डिग्री सेल्सियस पे। सो ms डेल्टा टी फॉर स्टीम, फॉर स्टीम, फॉर स्टीम, फॉर स्टीम, फॉर स्टीम, ms डेल्टा टी फॉर वाटर, फॉर वाटर, फॉर वाटर। ओके डॉटर, ओके। मास ऑफ वाटर कितना है, 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कैलोरी में बात कर लूं मैं, कैलोरी में बात कर लो, क्या बात कर लो सर, कैलोरी में मेरा क्या रहता है, 1। कैलोरी में कितनी होती है स्पेसिफिक हीट वाटर की, 1। डेल्टा टी मिक्सर का टेम्परेचर माइनस वाटर का टेम्परेचर। मिक्सर का टेम्परेचर 54.3 माइनस वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री, खत्म। मास ऑफ स्टीम कितना, 2 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वो मुझे फाइंड करनी है, प्लस मास ऑफ स्टीम वापस से 2 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वो मुझे दी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम कितनी दी हुई है, 1/2। डेल्टा टी 100 माइनस 54, ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिख दूंगा, 100 माइनस 54.3। सोल्व आउट करो, क्या एल की वैल्यू फाइंड आ जाएगी, आराम से हो जाएगी। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो एल की वैल्यू आपका आंसर आना चाहिए डायरेक्ट 540 प्लस 0.3 कैलोरी पर ग्राम। कितना आएगा, 540। अच्छा एक बात, क्या ये सही है, सॉरी क्या मैंने ये प्रोसीजर किया है ये सही है, ये गलत है। वापस से देख, आइस वाले में जा, यहां पर स्पेसिफिक हीट आइस की लिखी थी या वाटर की, सर वहां तो आइस लिखा था, वो वहां तो वाटर लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, वाटर लिखेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये मिडल कंडीशन, ये क्या है, मिडल कंडीशन। स्टीम कन्वर्ट होके वापस काय में हो रही है, वाटर। आइस कन्वर्ट होके काय में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर। तो आंसर में यहाँ जो स्पेसिफिक हीट है वो भी किसकी होगी, वाटर की। तो यहाँ पे 1/2 ना लिख के 1 लिखोगे, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखी जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करो, आंसर कितना आएगा, 540.3 कैलोरी पर ग्राम। 543 लगभग देख बराबर 546 की आया है, इसको लगभग बराबर क्या एज्यूम कर सकते हो, 546। इतना कोई वो डेटा की वजह से है, ठीक है, इतना कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को कॉपी करो, अगला क्वेश्चन पर तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा यूनिक मतलब अब आप अभी तक आप क्या सोल्व कर रहे थे, टेम्परेचर हीट इन बारे में सोल्व कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अलग काम करते हैं। अलग काम करने का मतलब अब बात करते हैं मास की, किसकी, मास की। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम, 1 ग्राम ऑफ स्टीम, क्या है, 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस melts how much ice at 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि 1 ग्राम की स्टीम है, 1 ग्राम की स्टीम है, ठीक है, 10 ग्राम की यहां से एक स्टीम पास आउट हो रही है, ठीक है। इसका मास कितना है, 1 ग्राम की स्टीम को मैंने छोड़ दी। 1 ग्राम की स्टीम जब इस तरीके से किसी m ग्राम, मान लो इसका मास कितना है m, तो इस आइस पर जब ये फॉल आउट होगी, मान लो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें है 100 डिग्री सेल्सियस, और आइस का टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ स्टीम और टेम्परेचर ऑफ आइस। सो जब ये स्टीम इस आइस पर गिरेगी
तो कितने ग्राम, अब ये क्या कर रही है, इसको पिघला देती है आइस को। भाई ऑब्वियसली बात है कि स्टीम जो है वो बर्फ पर गिरेगी, तो ऑब्वियसली बात से बर्फ को मेल्ट करेगी, और बर्फ मेल्ट होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में कुछ इस तरीके से मिलेगा, वो क्या होगा, वाटर होगा। फाइनल मिक्सचर में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। भाई आइस को क्या किया उसने, स्टीम ने मेल्ट कर दिया, आइस ने स्टीम को, सॉरी स्टीम ने आइस को मेल्ट कर दिया। तो फाइनल क्या होगा, पहले स्टीम का में कन्वर्ट होगी वाटर में, स्टीम किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। भाई मिक्सचर में स्टीम का कुछ पार्ट तो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो मान लो स्टीम किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में। स्टीम किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में। सो Q इज इक्वल टू m इंटू L। ये कितना है, m है उसका 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 546, कितनी होती है, 546 कैलोरी। ठीक है, प्लस अब ये होगी, लेकिन जो 546 कैलोरी ये तो ठीक है, समझ में आ गया। इसने क्या किया, अब स्टीम से किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। स्टीम से किस में कन्वर्ट होगी, वाटर। लेकिन कौन, वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। भाई 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी। अब वाटर का टेम्परेचर मुझे किसके इक्वल करना है, आइस के इक्वल करना है। वाटर का टेम्परेचर मुझे किसके इक्वल करना है, आइस के इक्वल करना है। अगर वाटर का टेम्परेचर आइस के इक्वल करना है, यानी कि वाटर का टेम्परेचर मुझे कितना करना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से एक और हीट दूंगा, ये Q1 थी तो ये Q2, तो ms डेल्टा T। स्टीम वाले केस की बात कर रहा हूं, अभी आइस पे नहीं है। Q2 इज इक्वल टू ms डेल्टा T। m कितना 1, s कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बात करूंगा, स्टीम नहीं, डेल्टा T 100। तो कितना आंसर, 100 कैलोरी, नया 100। तो बच्चों यहां केस में क्या होगा कि हीट लॉस बाय स्टीम और हीट गेन बाय वाटर, या हीट गेन बाय आइस लिखते हैं इसको, हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस, यानी कि जितनी हीट स्टीम लॉस करेगी उतनी ही हीट आइस क्या करेगा, गेन करेगा। सो टोटल लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम कितना होगा, टोटल लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम कितना होगा बच्चा, Q1 प्लस Q2। हीट ने, जो स्टीम थी उसने कितनी हीट लॉस करी, पहले तो वो क्या हुआ, पहले तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर में कन्वर्ट होने के बाद उसने अपने टेम्परेचर को आइस के टेम्परेचर के इक्वल किया। पहले तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर अपने वाटर के जो टेम्परेचर है उसको आइस के टेम्परेचर के इक्वल किया। वाटर में कितना कन्वर्ट हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम थी, तो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद भी उसकी क्या टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को उसने डिक्रीज करके किसके इक्वल किया, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 बार हीट देनी पड़ी। पहली हीट थी 546, जिससे क्या हुआ, इस 546 से क्या हुआ, उसने अपनी फेज को चेंज किया, अपनी फेज को चेंज किया, स्टीम से वाटर बनी। दूसरी हीट क्या थी, 100 कैलोरी, इससे क्या हुआ, इससे उसने 100 डिग्री सेल्सियस से अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल पुट किया। तो फाइनल आंसर कितना है, 646 कैलोरी, 646 कैलोरी, यानी कि स्टीम ने कितनी हीट लॉस करी, 646 कैलोरी। कितनी हीट लॉस करी, 646 कैलोरी। अच्छा अब आइस जो है वो हीट गेन करेगा, जो बर्फ है वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। अब बर्फ जो है हीट गेन करके किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वाटर में। किसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वाटर में। सो हीट गेन बाय आइस कितना है, Q is equal to m into Q is equal to m into a। इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि बच्चों अब इसका आइस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ उसका मेरे को लेना देना नहीं। मुझे क्या करना है, आइस को सिर्फ मेल्ट करना है। क्वेश्चन में देखो दिया हाउ मेल्ट हाउ मच आइस, इसमें पहले क्या कि आइस का टेम्परेचर कितना करना है उससे मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को मेल्ट करना है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है तो उसे मेल्ट करने के बाद क्या होगा, उसे मेल्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिलेगा।
उसे मेल्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिलेगा। तो सिर्फ मेल्ट करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड हीट है m इंटू एल। m कितना पता नहीं, l पता है 80 कैलोरी। तो आंसर क्या है, m इंटू 80। फिर ये वाली हीट और ये वाली हीट आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सो हीट लॉस बाय स्टीम और हीट गेन बाय आइस, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो m इंटू 80 इज इक्वल टू 646। तो इसको सोल्व कर लो, m इज इक्वल टू 646 अपॉन 80, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, ग्राम। अगर वो क्वेश्चन में बोलता हाउ मेल्ट हाउ मच आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो किसका मतलब क्या, पहले आप आइस को मेल्ट करो, मेल्ट के लिए ये वाली हीट प्लस अब क्या करो आप, जो आइस से वाटर बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसका टेम्परेचर करो 10 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना है, यहाँ पे फिर ms डेल्टा टी लगाते, फिर ms डेल्टा टी की जगह फिर आप क्या करते m80 प्लस ms डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इसके इक्वल करते, फिर वहां से निकालते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वो भी हो जाता। उसके लिए कुछ आपको अलग चीज दी हुई होती, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है। ये क्वेश्चन कॉपी करो। ओके बच्चों, अब नए पैटर्न के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। नया पैटर्न मतलब यहाँ पे आपको एक नया टॉपिक, हम इसके बारे में और आगे बढ़ने वाले हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हम इसके बारे में काफी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। हीट करंट, हीट करंट का मतलब ट्रांसमिट हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हो आप हीट करंट। क्या बोलते हो उसे, हीट करंट। क्या बोलते हो उसे, हीट करंट। सी से लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो हीट करंट क्या है, हर एक सेकंड में आप कितनी हीट यहाँ पे ट्रांसफर कर, कुल मिला के आपको हीट के साथ साथ अब किसका एंट्रोपी, अब किसका भी यूज करना है, अब टाइम का भी यूज करना है। मान लो यहाँ पे दो प्रोसेस है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन दिया मैंने कि दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस में 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करने में, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करने में कितना टाइम लिया, 10 मिनट्स। कितने लिए बेटा, 10 मिनट्स लिए, ठीक है। अब दूसरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लग गया, 55 मिनट। मतलब दो प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना टाइम लग गया, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि पहले जो बर्फ थी, पहला प्रोसेस करते हैं, केस फर्स्ट, इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। केस फर्स्ट, पहले क्या हुआ, जो आइस थी, क्या थी, आइस। इससे मैंने हीटअप किया और हीटअप करके इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस में मुझे कितना टाइम लग गया, 10 मिनट्स। कितना टाइम लग गया, 10 मिनट्स, ठीक है। कितना टाइम लग गया, 10 मिनट्स। अब सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में मान लो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, इसे मैंने कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम में। अब मैंने इसे कैसे कर दिया, कंप्लीटली 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस में मुझे टाइम लग गया 55 मिनट्स। कितना लग गया, 55 मिनट्स। देखो, एक प्रोसेस में मुझे लगा 10 मिनट्स का टाइम और एक प्रोसेस में लगा मुझे 55 मिनट्स का टाइम। तो मैंने क्या किया, अब उसे बोलता है कि फाइंड एलवी, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फाइंड करो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां काम आई, यहां काम आई। सो 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने यहां पे क्या किया, ओनली फेज चेंज किया, ओनली फेज चेंज। क्या किया यहां पे मैंने, ओनली फेज चेंज। अगर ओनली फेज चेंज की तो रिक्वायर्ड हीट कितनी थी, Q is equal to m into L V, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब ये लिक्विड कौन सा था, वो उसने मेरे को नहीं बोला, वाटर। अब मैं जनरली वाटर की ही बात करता हूँ, ठीक है। तो Q is equal to m, कितना कुछ पता नहीं है, LV
ये भी नहीं पता। क्या m पता है, l भी पता नहीं पता, ठीक है। मुझे ना तो m पता है ना इसका l भी पता है, लेकिन यहाँ पे इसने जो टाइम दिया वो कितना दिया, 55 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, 55 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। सोल्व करना। इसकी जो हीट करंट आई या ट्रांसफर हीट पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड, वो कितनी आई है, Q बाई टी। Q बाई टी बोले तो m इंटू एल वी अपॉन 55 इंटू 60, ठीक है, हो गया। हीट करंट बोले तो C1 बोल देता हूं मैं इसको, C1, ठीक है। C2 बोलता हूं ना, 2 दूसरा प्रोसेस है C2। अब इधर बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया ओनली। क्या किया मैंने, ओनली टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, ना कि मैंने उसको कोई चेंज किया। तो मैंने क्या किया, अप्लाई Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। अच्छा सर, ये तो आइस आपने वाटर किया तो कहीं ना कहीं फेज चेंज नहीं, इसको तू ऐसा ही मान ले कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था। ये क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था। तो उसने को बोला नहीं है कि आइस है या वाटर, अपने को सिर्फ क्या करना है, इसका टेम्परेचर राइज करना है। उसने इतना बोला कि राइज टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है। ms डेल्टा टी लगाऊं, बिल्कुल। अच्छा, अगर वो बोलता फेज चेंज हो रहा है तो क्या मुझे ml लेटेंट हीट का यूज करना पड़ता, लेकिन उसने फेज चेंज यहाँ पे नहीं बोला। तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली ms डेल्टा टी अप्लाई कर देने। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास कितना पता नहीं है, S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी 100 माइनस 0 100 डेल्टा टी कितना है, 100 माइनस 0 100। तो आंसर क्या है, 100 m, 100 माइनस 0 100, 1 इंटू m, तो आंसर कितना है, 100 है। अच्छा, इसकी हीट करंट C1 बोल देता हूं इसको, Q बाई टी 100 m, टाइम कितना लिया इसने, 10 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू 60 सेकेंड, 10 इंटू 60 सेकेंड। तो अब देखो, अब कुछ होगा क्या, लॉ ऑफ मिक्सचर के अकॉर्डिंग हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। लेकिन क्या यहाँ पे जरूरी है ऐसा हो ना हो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन लगाओ, पर हर एक सेकंड हीट लॉस पर सेकंड इज इक्वल टू हीट गेन पर सेकंड, यानी कि दोनों की हीट करंट आपस में बराबर पुट कर दो। यानी कि C1 इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, C2 पुट करो। इसको सोल्व करो, 100 m बाई 60 इज इक्वल टू m इंटू एल वी अपॉन 55 इंटू 60। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, m से m कट, 60 से 60 कट, एल वी कितना है 55 इंटू 100 बोले तो 5500 कैलोरी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 550 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी आई, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओके ओके 100, अच्छा 60 इंटू 10 भी यहाँ पे, ओके ओके 10 से 10 कट, तो आंसर कितना है 550 कैलोरी। आंसर कितना है 550 कैलोरी। ओके बच्चों, तो इस तरीके के आपको हीट करंट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां पे आपको सिर्फ किसका यूज करना है, टाइम का यूज करना। इस हीट करंट को अपन और आगे डीपली पढ़ने वाले हैं, कहां पे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे चैप्टर का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आप इस एग्जांपल को यूज करो, इसी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन नोट करते हैं अगर मिले तो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा किसी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मुझे होगा क्या, ये कूलर एक डिवाइस है, एक तरफ कूलिंग है, एक तरफ रेडिएटर है, ठीक है। अब आप इसे अपनी कार के रेडिएटर के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले एग्जांपल को किस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, आपकी कार का जो रेडिएटर होता है, जहां से आपका पानी जो है वो कूलेंट में जाता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है। एक ब्लॉक है, एक डिवाइस है, एक
और नहीं जहाँ पे कूलिंग भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस फ्लड का, इस वाटर का मान लेते हैं, वाटर है, इस वाटर का रोटेशन इस तरफ है, इसका मतलब हॉटनेस है, और इस तरफ हो रहा है तो कोल्डनेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, इन दोनों ब्लॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 120 लीटर, इसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा मैंने आपको इसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं दिया, यहाँ आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है दोनों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कूलिंग के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना यूज कर सकते हो आप, 30 डिग्री सेल्सियस, कितना यूज कर सकते हो, 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके वॉल्यूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसके वॉल्यूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास मास है। वॉल्यूम से क्या होगा बच्चों, चलो इसका मास भी नहीं देता मैं, हटाओ मास भी स्किप कर देता हूँ, सिर्फ इसका वॉल्यूम दिया है 120 लीटर, ये वाटर है। अब बच्चों एक कूलिंग और एक हॉटनेस, तो हीटिंग जो है वो उसकी रेटिंग दी हुई है आपको, हीटिंग की रेट कितनी दी हुई, 3 किलोवाट, यानी कि पर यूनिट टाइम में वो कितना हीट करता है, 3 किलोवाट, कितना हीट कर रहा है, 3 किलोवाट, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, दूसरी चीज आपको, अब आपको फाइंड क्या करनी है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग फाइंड करनी है। या फिर अगर मैं कहूं, अच्छा बच्चों, अगर जितनी रेट में हीटिंग कर रहा है उतनी ही रेट में कूलिंग करेगा, यानी कि अगर टी टाइम में पी जो है वो रेट ऑफ हीटिंग है TH, सो ही डेल्टा क्यू H कितने निकाल सकते हो, P इंटू टी, हीट क्या है, एनर्जी, P क्या है, रेट ऑफ हीटिंग यानी कि पावर, रेट ऑफ हीटिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे, सीधा सीधा पावर से रिलेटेड, यानी कि कितनी पावर से वो उसको हीट कर रही है, तो Q जो है वो कितनी हो सकती है, P इंटू टी। हीटिंग का मतलब हीट गिवन, इज इक्वल टू हीट टेकन, सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बिना आंखें झपकाए, ठीक है। गिवन हीट कहां से आएगी, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, हॉट रेट ऑफ हीटिंग, यानी कि ये क्या करेगा, रेट ऑफ हीटिंग यानी कि हीट दे रहा है, पर यूनिट टाइम में कितनी हीट दे रहा है, 3 किलो, पर यूनिट टाइम में कितनी हीट दे रहा है, 3 किलोवाट। अगर पर यूनिट टाइम में 3 किलोवाट हीट दे रहा है, टी टाइम में मान लो 3 किलोवाट, तो हर एक सेकंड में कितनी हीट देगा, हर एक सेकंड में कितनी हीट देगा, टी पीटी पीएच। इसी तरीके से मान लो रेट ऑफ कूलिंग है पी कूल, रेट ऑफ कूलिंग कितनी है, पीसी, तो अगर ये टी टाइम में पीसी रेट से कूल कर रहा है, टी टाइम में कितने रेट से कूल कर रहा है बच्चों, पीसी रेट से, तो हीट जो टेकन हीट है वो कितनी होगी, पीसी इंटू टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज हो तो सेम रहेगा, टाइम तो सेम लेना है, टाइम सेम लेना है, चलो ठीक है, टाइम तो मुझे सेम लेना है, टाइम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों जो हीट गिवन है वो कितनी आएगी टोटल आपके पास, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, अब हीट टेकन कितनी आएगी, इसने हीट कितनी ली, मान लो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, हीट टेकन से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर में चेंज आया, कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से, 30 डिग्री सेल्सियस से इसके टेम्परेचर में चेंज आया, और इसकी हीट जो टेकन हीट थी वो कितनी थी, डेल्टा Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है। और हीट गिवन कितनी है, हीट गिवन कितनी, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं बात को, कि यहां से हीट को आप ट्रांसफर कर रहे हो इस वाले रेडिएटर में, और हीट वापस से कहां चली, उसी वाले ब्लॉक में, यानी कि जो गर्म वाटर है वो तो आया और वापस चला गया, क्या यहाँ रुका, नहीं रुका, बट उसने क्या किया बच्चों, कि पहले जितनी हीट थी, पहले जितना गर्म था, जो रेटिंग ऑफ हीटिंग थी वो, और रेटिंग ऑफ कूलिंग की, ये जो डिवाइस है ये कितना कूल कर सकता है, ये जो डिवाइस है वो इस वाटर को कितना कूल कर सकता है, तो रेट ऑफ हीटिंग माइनस रेट ऑफ कूलिंग, सुनना समझ लो पहले, मान लो 100 कैलोरी मैंने इसको हीट दी, ठीक है, कितनी दी इसको, 100 कैलोरी हीट दी। अब ये जो मेरा डिवाइस है ये कितनी हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, मान लो 80 कैलोरी को ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि ये कितना कूल कर सकता है, 80 कैलोरी तक कूल कर सकता है। तो जो बाहर आएगी, बाहर जो विंड आएगी, बाहर जो हवा आएगी वो कितने कैलोरी की आएगी, वो गर्म आएगी, ये तो कंफर्म है,
100 कैलोरी से मैंने किसी को हीट दिया और यहाँ पर मेरी एक डिवाइस है जो हीट को ऑब्जर्व करती है, एसी लगा हुआ सब कुछ। इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मान लो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, क्या हुआ है, एसी। अब बाहर से जो विंड आ रही है वो कितनी आ रही है, 100 कैलोरी की, बहुत खतरनाक विंड आ रही है बाहर, 100 कैलोरी की। अब ये एसी की जो लिमिटेशन है वो 80 कैलोरी की है, कितनी है, 80 कैलोरी की। तो जो बच्चों जो बाहर जो हीट देगा वो गर्म आएगी या ठंडी आएगी, ऑब्वियसली बात है गर्म आएगी। क्यों, क्योंकि सर बाहर तो आ रही है 100 कैलोरी की और इसकी कैपेबिलिटी है 80 कैलोरी। तो जो बाहर हीट आएगी क्या वो 100 की आएगी या कुछ कम की आएगी, कुछ कम की आएगी। कितनी, सर 100 में से 80 तो इसने यूटिलाइज कर दी, तो बाहर जो हीट आएगी वो कितनी कैलोरी की आएगी, 20 कैलोरी। यानी कि जो मुझे हीट लगेगी वो कितनी लगेगी, 20 कैलोरी। ये जो हीट है ये आपको कितनी दी हुई है, ms डेल्टा टी। ये कितनी दी हुई है, ms डेल्टा टी। और ये किसके इक्वल है, पावर ऑफ हीटिंग। मान लो ये हीटिंग हॉट कर रहा है तो पावर ऑफ हॉटनेस माइनस पावर ऑफ कूलिंग, माइनस पावर ऑफ कूलिंग। सेम केस यहां कर दो, तो पावर ऑफ हीटिंग माइनस पावर ऑफ कूलिंग पर यूनिट टाइम। तो टी कॉमन ले लो, पावर ऑफ हीटिंग माइनस पावर ऑफ कूलिंग, टी इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। अब टी क्या है बेटो, यहां पे मैंने आपको टाइम नहीं दिया हुआ है ना, ये पर टाइम ले लो, मान लो 1 आवर, 1 आवर बोले तो 3600 सेकेंड्स। तो टाइम है आपका टाइम क्या है आपका 3600 सेकेंड। तो पावर ऑफ हॉटनेस कितनी दी हुई है, 3 किलोवाट। इसको वॉट में कन्वर्ट कर लो, 3 × 10 की पावर 3 माइनस पावर ऑफ कूलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। टाइम दे दिया मैंने 3600। मास कितना है, मास नहीं पता। अच्छा, मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, वाटर की डेंसिटी हमेशा फिक्स लेनी है आपको 10 की पावर 3। वाटर की डेंसिटी क्या लेनी है हमेशा, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर लीटर या मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी हमेशा क्या लेनी है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आंसर आ जाएगा। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आंसर कितना आएगा, 120 × 10 की पावर 3। तो मास कितना आया, 120 × 10 की पावर 3। ये आ गया। डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको पता है 1, डेल्टा टी 30। सोल्व करो, 3 × 10 की पावर 3 माइनस p × c इज इक्वल टू 120 × 10 की पावर 3 × 30, ये 1 उड़ा दिया मैंने, 3600। एक जीरो से एक जीरो ये से घटा, 12 × 3 घटा। यहाँ क्या बचा, 3 × 10 की पावर 3 माइनस पावर ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू 10 की पावर 3, रेट ऑफ कूलिंग जो भी है, ठीक है। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया। सो फाइनल आंसर आएगा, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर 3 वॉट, 2 × 10 की पावर 3 वॉट, ठीक है। आंसर कितना है, 2 × 3 10 की पावर 3 वॉट, ठीक है बच्चों। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। ये है कुल मिला के क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि यहां से आपको कूलिंग करनी है, ठीक है। अब इसकी कूलिंग की कैपेबिलिटी है उतनी, तो मान लो कैपेबिलिटी है इसकी कूलिंग की पीसी, कितनी कैपेबिलिटी है, सॉरी हॉटनेस, ये अब कितना, रेट ऑफ हीटिंग कितनी है, पीएच, रेट ऑफ कूलिंग कितनी थी, पीसी। तो मुझे ये बात ठीक है, इसको कूल तो कर देगा ये, इसको कूल तो कंफर्म कर देगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कुछ हीट तो रह जाएगी, यहाँ पर कुछ हीट तो रह जाएगी, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कूल कर देगा, है ना। तो पावर ऑफ हीटिंग ज्यादा है और पावर ऑफ कूलिंग कम है, रेडिएटर में पावर ऑफ कूलिंग कम होती है। सो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिमेनिंग हो जाएगा, इस वाली डिवाइस में क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिमेन रह जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो वो बचा हुआ अमाउंट ऑफ हीट कैसे दोगे, पीएच माइनस पीसी। सिंपल सा एग्जांपल था, जैसे मैंने एसी वाला लिया, एक बार समझ लेते हैं। मान लो यहां से एसी में पावर ऑफ हॉटनेस जो है वो 100 कैलोरी की आ रही है, कितनी आ रही है, 100 कैलोरी। और मुझे पता है कि यहाँ जो इसकी कैपेबिलिटी है वो 80 कैलोरी की है, यानी कि पावर ऑफ कूलिंग कितनी है, 80 कैलोरी।
तो जो मुझे आंसर में मिलने वाला है वो कितने मिलेगी, 20 कैलोरी मिलेगी। और ये 20 कैलोरी कैसे, 100 माइनस 80, बोले तो पावर ऑफ हीटिंग माइनस पावर ऑफ कूलिंग। ठीक है, कॉपी करो। ओके बच्चों, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। आज के लेक्चर का हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चन हमें वो करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएंगे। सो बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हमारे काम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट। कहां पे, गैसियस। और वो काम पढ़ने वाले हैं केटीजी के अंदर। कहां पे, केटीजी, यानी जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट को और ज्यादा डीपली। बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। सो मोलर स्पेसिफिक हीट, मैं ज्यादा डेरिवेशन इसके नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। मोलर स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय m into ग्राम स्पेसिफिक हीट। और ग्राम स्पेसिफिक मान लो मोलर स्पेसिफिक हीट है S मोलर। मोलर स्पेसिफिक हीट को किस लिखा, कैपिटल S, और मोलर तो m इंटू स्मॉल s। s क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। अच्छा, S मोलर का फॉर्मूला निकाला, m इंटू स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बोल, Q अपॉन m डेल्टा टी, Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा टी। अरे भाई Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी लिखा था, यहां से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकाला था, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी लिखा था। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, m ग्राम अपॉन molecular weight, so n is equal to small m upon capital M, so molar specific heat is given by Q upon n into delta T। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ज्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम कहाँ करने वाले हैं, केटीजी में, तो वहां पर मैं बहुत डीपली इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस अभी तक बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखो कि मोलर स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय Q अपॉन n इनटू डेल्टा टी, Q अपॉन n इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ओके। यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी अपॉन मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी अपॉन मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ओके बच्चों, तो अब हमने मोलर स्पेसिफिक हीट। तो एक बात ध्यान रखना कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अलग दी जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग दी जाती है। आप पढ़ोगे NCP डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसे मैं बोलता हूं CP, कांस्टेंट वॉल्यूम की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो CV। इस तरीके से हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं कि CP CV ये सब हम कहां सोल्व करने वाले हैं, केटीजी में सोल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, a bubble of 8 mole of helium is submerged at a certain depth of water. The temperature of water is increased by 30 degrees Celsius. How much heat is added to helium during expansion? सिंपल सी बात है, केस समझ लेते हैं पहले। होगा कि बच्चों, इस तरीके से किसी पॉट में मैंने वाटर रखा हुआ, ठीक है, यहां पे मैंने वाटर रखा हुआ है। अब अगर वाटर रखा हुआ है और मैं बाहर से एक हीलियम का बबल लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं, हीलियम का बबल। अच्छा बच्चों, सर्टेन डेप्थ उसमें बोल दिया, क्या बोल दिया उसने पहले, सर्टेन डेप्थ ऑफ वाटर। सर्टेन डेप्थ का मीनिंग ये है कि बिल्कुल एक निश्चित डिस्टेंस में अगर एक डिस्टेंस फिक्स कर दी तो क्या हर एक डिस्टेंस पर यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको स्पेसिफिक हीट कौन सी लेनी है, प्रेशर कांस्टेंट है तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कौन सी यूज करोगे आप,
मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कौन सी यूज करने वाले हो, Cp। कौन सी यूज करने वाले हो, Cp। तो बच्चों तो अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच हीट इज एडेड। आप देखो यहां पर जाएगा हीलियम का एटम, तो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और उसके एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा टी क्या होगा, इंक्रीज। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिक्वायर्ड हीट है वो क्या होगी, एन Cp डेल्टा टी। रिक्वायर्ड हीट है वो कितनी होगी, एन Cp डेल्टा टी। अच्छा एन की वैल्यू आपको दी है बिल्कुल 8 मोल, तो एन की वैल्यू तो कितनी रखोगे, 8 मोल। Cp 5/2 इंटू आर, ये सब मैं आपको केटीजी में सिखाऊंगा, अभी इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट, 5/2 इसको सोल्व करोगे तो 5/2 इंटू 8.314, 8.31 लिख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 5/2 इंटू 8.31 इंटू 30। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए आपका 15.5 लगभग अराउंड ये आएगा 5000 जूल। कितना आएगा, 5000। तो 5000 जूल जो आप हीट दोगे बबल को, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर अभी समझ में नहीं आता है, जब हम केटीजी पढ़ेंगे वापस से इन क्वेश्चंस को कुछ हद तक रिपीट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिस्ट लिए। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बस एक ही और एक और अभी एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कम पुट किए हैं, ताकि यहाँ पर ज्यादा रिस्क आपको ना हो, क्योंकि हर एक जगह Cp Cv यूज होगा, वहां पे 5/2 R इस तरीके की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। R होता है गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो Cp है या स्पेसिफिक मोलर हीट है वो किससे दी जाएगी, 5/2 R। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कुछ अलग होगी, कांस्टेंट गैस टेम्परेचर पर कुछ अलग होगी। इस तरीके से हर एक कंडीशन में मोलर स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, ठीक है। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने कुछ अलग दिया, वहां पर बात कर रहा था मैं कांस्टेंट प्रेशर की, यहां बात करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम। हुआ क्या है बच्चों कि यहां पर आपके पास 2 केसेस है। पहले केस में आपको नाइट्रोजन दी हुई है, दूसरे केस में आपको हीलियम दी हुई है। पहले केस में क्या दी हुई है आपको, नाइट्रोजन, और दूसरे केस में आपको हीलियम दी हुई है। लेकिन मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल इक्वल दी। बोले तो नाइट्रोजन का भी 1 मोल लिया और हीलियम का भी 1 मोल लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्सअप किया। मान लो पहले टेम्परेचर T0 था, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, 7/3 T0। तो आपको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। और 2 केस मैंने 2 स्टार पॉइंट यहाँ पे लगाए हुए हैं। पहला तो ये है कि हीट कैपेसिटी ऑफ बॉक्सेस आर नेग्लिजिबल। इसका मीनिंग ये है कि बच्चों अगर आप डेल्टा Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अप्लाई करने वाले हो, बिल्कुल ठीक है, यहां पर आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉक्सेस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कंटेनर में गैसेस को लिया है, तो हर एक कंटेनर की जो है स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। तो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर वो भी डिस्टर्ब करेगी, तो उसको मैंने क्या कर दिया, लगभग नेग्लिजिबल मान लिया। स्पेसिफिक हीट मतलब बॉक्सेस ही मैंने ऐसे लिए हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट बिल्कुल ना के बराबर, तो उनके स्पेसिफिक हीट से इन गैसेस की टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, बॉक्सेस आर रिजिड। बॉक्सेस आर रिजिड का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट किया। अच्छा, इससे क्या मदद मिलेगी, इससे ये मदद मिलेगी, अब मुझे सबसे पहली बात क्या करनी है, मिक्सचर का टेम्परेचर, यानी कि क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं लो ऑफ मिक्सचर अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, यानी कि टेकन हीट इज इक्वल टू गिवन हीट अप्लाई कर दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हीट कहां से कहां जाएगी, हीट कहां से कहां जाएगी, हीलियम से नाइट्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 7/3 T0 मतलब ये 1.3 समथिंग 1.2 समथिंग कुछ है, ये ओनली T0, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ये जो हीलियम का टेम्परेचर है ये ज्यादा है और नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो होने वाला है। हीट का फ्लो कहां से होने वाला है, हाई से लो। तो हीट गिवन बोले तो डेल्टा क्यू ऑफ हीलियम इज इक्वल टू हीट टेकन बोले तो डेल्टा क्यू ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है।
अब ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये वाला केस किसका है, मोलर स्पेसिफिक हीट का। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए। तो डेल्टा क्यू ऑफ हीलियम निकालो, एन सीवी डेल्टा टी। सीवी क्यों लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की इसलिए सीवी लिया। अगर प्रेशर की तरह कुछ बात करते, जैसे मैंने पिछले वाले केस में हीलियम का बबल लिया था एक वाटर की डेप्थ तक, तो वहां एनसीपी डेल्टा टी लिया। डेल्टा क्यू ऑफ नाइट्रोजन लिया, एनसीवी डेल्टा टी फॉर नाइट्रोजन। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में बराबर है, एन सीवी डेल्टा टी फॉर नाइट्रोजन, ये बात करते हैं हीलियम की, और एनसीपी डेल्टा टी बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए बराबर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए बराबर है। अच्छा, डेल्टा टी दोनों के लिए डिफरेंस होगा, डेल्टा टी क्या होगा, दोनों के लिए डिफरेंस होगा। अब सीवी और सीवी की बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। किसके लिए बात करते हैं, नाइट्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। तो बच्चों सीवी फॉर हीलियम ये होता है 3/2 इंटू आर, और सीवी फॉर नाइट्रोजन ये सिर्फ याद रख लो, अभी आगे चल के काम आने वाला है, ठीक है। सीवी फॉर नाइट्रोजन होगा 5/2 इंटू आर। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, मेरे को रखनी है, कैसे आया कहां आया सब मैं आपको बता देने वाला हूं, ठीक है। अब लिखते हैं इसको डायरेक्ट। सो एन नंबर ऑफ मोल्स 1, सीवी की जगह हीलियम की जगह क्या रखो 3/2 इंटू आर। डेल्टा टी, अब टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो फाइनल टेम्परेचर मिक्सर है और हीलियम का टेम्परेचर 7/3 टी नॉट। तो फाइनल टेम्परेचर तो सोल्व अच्छे से कर लेते हैं, मार्कर खत्म हो गया यार। इसको लिख दिया मैंने 1 इंटू 3/2 इंटू आर 7/3 टी नॉट माइनस टी मिक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 5/2 इंटू आर टी मिक्स माइनस टी। आर से आर कट, 1 से 1 कट, 2 से 2 भी कट, ठीक है। इसको सोल्व करो, टी मिक्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करने पर टी मिक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 3/2 टी नॉट। इसको सोल्व करने पर जो टी मिक्स टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 3/2 दिया, तो आंसर भी किसकी फॉर्म में आना था 3/2 टी नॉट की फॉर्म में आना था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये मोलर। अभी वाला क्वेश्चन में क्या किया मैंने, मोलर स्पेसिफिक हीट और लॉ ऑफ मिक्सचर इन दोनों को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया है ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ मैंने क्यों पूछा, सवाल में क्या पूछा था, सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी थी, वो आपको निकालनी थी, Q = एनसीपी डेल्टा टी से आपने निकाली। तो जो यहां तक मैं सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट के 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, रीजन ये है कि उसको हम केटीजी में बहुत भर भर के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन करवाए, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए। तो जो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड। उसमें हम वेपोराइजेशन का ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें हम फ्रीजिंग, सबलिंग और फिर दूसरा हीटिंग कर्व, उन सबसे रिलेटेड ग्राफ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे हम उनको सोल्व करना है, उनके साथ हमें कैसे डील करना है, वो लास्ट लेक्चर होगा। उसी लास्ट लेक्चर में हम ये सिर्फ कर्व वाला पोर्शन सोल्व करेंगे। तो यही इससे पहले सारे न्यूमेरिकल जो पोर्शन थे वो सब सोल्व हो चुके हैं। इस जो लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, वो सिर्फ ग्राफ पे बेसिस होगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम उसमें सोल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास